दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक हिंदी फिल्म बनाई गई थी 2024 में जिसका नाम था द लेडी किलर। ये जो फिल्म है इसमें अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर जैसे स्टार्स, टी सीरीज जैसा प्रोडक्शन हाउस और 45 करोड़ रुपए का बजट, 45 करोड़ रुपीस का बजट, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। और बुरी मतलब इतनी बुरी कि पूरे देश में इस फिल्म के सिर्फ 293 टिकट्स, 293 टिकट्स बेचे गए थे। हिंदी फिल्म के इतिहास में शायद ऐसा इसके पहले कभी हुआ नहीं था। पिछले कई सालों से हिंदी फिल्में, स्पेशली कोविड के बाद, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री लॉसेस से जूझ रही है। जहां एक तरफ साउथ की फिल्में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रही है, वहां पे हिंदी फिल्मों के लॉसेस का सिलसिला थम नहीं रहा है। अगर हम कुछ आंकड़ों पे नजर डालें तो 2024 में 134 हिंदी फिल्में बनाई गई और थिएटर में रिलीज की गई। इन 134 फिल्मों में से करीब करीब 80% फिल्मों ने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट भी वसूल नहीं की है। द लेडी किलर के खौफनाक बॉक्स ऑफिस के नंबर्स को देखते हुए सारे 8 OTT प्लेटफॉर्म्स ने द लेडी किलर इस फिल्म को परचेस करने से मना कर दिया। आखिरकार टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर वो फिल्म रिलीज करनी पड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए देखते हैं ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुए, कब हुए, क्यों हुए और इन प्रॉब्लम्स का हल क्या है। दोस्तों इस प्रॉब्लम की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन इस प्रॉब्लम को फील किया जाने लगा करीब करीब 2021 के बाद। पैंडेमिक के अंदर, लॉकडाउन के अंदर, जब पूरा फिल्म मेकिंग प्रोसेस बंद था, शूटिंग बंद थी, थिएटर्स बंद थे, और जब पैंडेमिक खत्म हुआ, जब लॉकडाउन ओपन हुआ, तब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब ऑडियंस दौड़ के थिएटर्स में आएगी और सारे शोज हाउसफुल हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। पैंडेमिक के 2 सालों में लोगों का एंटरटेनमेंट के तरफ देखने का नजरिया बदल गया। पैंडेमिक के बाद, लॉकडाउन के बाद थिएटर में जाने से बेहतर है लोगों ने घूमने पर और फॉरेन ट्रिप्स पर पैसे खर्च करना ठीक समझा। ओटीटी लोगों की पहली पसंद बन गई। अगर 2021 की बात करें तो रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी छोड़कर बाकी कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। सलमान खान की राधे सुपर फ्लॉप हो गई और मात्र 19 करोड़ का कलेक्शन कर पाई। 2022 में जब रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र फिल्म आई और उस फिल्म को बॉयकॉट करने के नारे लगने लगे थे, तब ऐसा लगने लगा था कि अब 2022 भी फिल्मों के लिए बुरा साबित होगा। लेकिन ब्रह्मास्त्र हिट हुई। ब्रह्मास्त्र के साथ साथ गंगूबाई काठियावाड़ी, भूल भुलैया 2 जैसे फिल्मों ने भी प्रॉफिट कमाया 2022 के अंदर। लेकिन टोटल जितनी फिल्में आई 2022 में, उनके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो मेजॉरिटी ट्रेंड लॉस मेकिंग ही रहा है। 2023 में आई एनिमल और द केरला स्टोरी ने कमाल कर दिया। शाहरुख खान के कमबैक ने जवान और पठान को सुपर हिट बना दिया। लेकिन ओवरऑल 2023 के अंदर भी ट्रेंड, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ट्रेंड नेगेटिव ही था। इस प्रॉब्लम को सबसे बड़ा पुश दिया 2024 में आई हुई फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ने। बड़े मियां छोटे मियां फिल्म का बजट था 350 करोड़ रुपया और उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 102 करोड़ रुपया। दोस्तों महज 102 करोड़ रुपया। बड़े मियां छोटे मियां अपने प्रोडक्शन का 50%, अपने प्रोडक्शन कॉस्ट की 50% भी कलेक्शन नहीं कर पाई। 2024 का अगर सबसे बड़ा नुकसान किसने किया है तो वो इस फिल्म ने किया है। मीडिया में आए रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोड्यूसर, इस फिल्म के प्रोड्यूसर वासु भगनानी अपने क्रू को और अपने एक्टर्स को पैसे भी नहीं दे पाए और उन्हें उनकी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। ये प्रॉब्लम अब धीरे धीरे छोटे प्रोड्यूसर्स से लेके बड़े प्रोड्यूसर्स को भी घेरने लगी थी। हाल ही में आए नंबर्स के अनुसार धर्मा प्रोडक्शंस का रेवेन्यू 50% घटकर महज 500 करोड़ रुपया रह चुका है और उनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी तो 1 करोड़ से भी कम है। सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि धर्मा प्रोडक्शंस को, बॉलीवुड के आइकॉनिक प्रोडक्शन हाउस को, उनका खुद का 50% शेयर अदर पूनावाला को बेचना पड़ा। फिल्म की ऑडियंस हर कुछ साल बाद अपना टेस्ट बदलते रहती है। वही के वही घिसे पीटे फॉर्मूले के ऊपर बनी हुई फिल्में हर बार 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 उन्हें देखना पसंद नहीं है।
अगर हम 2021 से 2024 तक की हिट फिल्में देखें तो सिर्फ वही फिल्में हिट हुई है जिनका कंटेंट और जिनका टॉपिक कुछ हटके था। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब और टिकटॉक के जमाने में ऑडियंस को जितना चाहिए उतना कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर में देखने के लिए अवेलेबल है। अगर उसी तरह का कंटेंट देखने के लिए अगर उन्हें थिएटर में आना पड़े और पैसे देना पड़े तो ऐसा कंटेंट देखने भला थिएटर में कौन क्यों आएगा। और इसीलिए सबसे पहला रीजन इसके पीछे है कंटेंट और टॉपिक। फिल्म इंडस्ट्री के लॉसेस का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों, नेटफ्लिक्स को बहुत महंगा ओटीटी प्लेटफॉर्म माना जाता है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर नेटफ्लिक्स के 1 से 1.25 करोड़ पेड यूजर्स हैं। अमेजॉन प्राइम के इंडिया के अंदर 6 करोड़ 60 लाख पेड कस्टमर्स है। सिर्फ 29 रुपया पर मंथ का प्लान लेकर लॉन्च हुआ जियो सिनेमा ने भी 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर का मार्क क्रॉस कर लिया है। इन सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हर महीने कुछ ना कुछ नया रिलीज होते रहता है। इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अलावा एंटरटेनमेंट के लिए व्यूअर्स के पास यूट्यूब जैसे ऑप्शंस है, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे ऑप्शंस हैं। इतना सारा कंटेंट घर पे अगर अवेलेबल है तो सवाल यह है कि मूवी देखने के लिए, जो कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ऐसी मूवी देखने के लिए पैसे खर्च करके थिएटर में कोई क्यों जाए। हिंदी फिल्में फ्लॉप होने का एक और बड़ा कारण है थिएटर के अंदर मिलने वाली महंगी फूड आइटम्स। दोस्तों, अगर आप थिएटर में जाते हो मुंबई जैसे शहर के अंदर तो एक पॉपकॉर्न का टब आपको 500 से 700 रुपए का मिलेगा। अगर आप 2 समोसे की अगर एक प्लेट लेते हो तो ये 150 से 330 रुपए तक आपको मिलने के चांसेस है। अगर 4 लोगों की एक फैमिली अगर थिएटर में मूवी देखने जाती है तो उसका टोटल खर्चा, टिकट और फूड पकड़ के उसका टोटल खर्चा करीब करीब 7 से 8 हजार के घर में जाता है। दोस्तों, 7 और 8 हजार रुपए के अंदर तो एक फैमिली की किसी हिल स्टेशन के ऊपर पूरे के पूरे दिन की फैमिली ट्रिप हो सकती है। तो 2.5 घंटे के लिए इतना सारा पैसा उस थिएटर के अंदर कौन क्यों इन्वेस्ट करे, यह सवाल कई प्राइस कॉन्शियस व्यूअर्स के मन में आते रहता है। हिंदी फिल्म के लॉसेस में जाने का और एक रीजन है एक्टर्स की मनमानी फीस और उनके बाकी के खर्चे। एक इंटरव्यू के अंदर अनुराग कश्यप और करण जौहर ने यह बात उठाई थी। I feel that it's very critical for all the actors to understand exactly how the times are, how the climate of our movies are, how tough and difficult it is to maneuver through making a massive motion picture or a motion picture of any magnitude and size, because it's very difficult, because you have so many costs and then you have a P&A cost, and if the above the line cost, which is what comes from the actors, is not viable, then it becomes impossible to mount the film. So every single movie star today has to review what they are asking for. जिस फिल्म के लिए उस एक्टर को 40 और 50 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, उस फिल्म का टोटल कलेक्शन 100 करोड़ भी नहीं क्रॉस हो पाता। ऐसे कई उदाहरण हैं। बड़े मियां छोटे मियां के अंदर अक्षय कुमार की फीस थी 80 करोड़ रुपया, टाइगर श्रॉफ की फीस थी 45 करोड़ रुपीस। मतलब इन दोनों की फीस मिला के बन गए 125 करोड़ रुपए और फिल्म का कलेक्शन हुआ 102 करोड़ 16 लाख रुपया। अब बताइए कैसे कोई फिल्म प्रॉफिट कमाएगी। एक और बड़ा खर्चा है प्रोड्यूसर के मत्थे पे और वो है ऑनट्राज कॉस्ट। पहले तो ये ऑनट्राज कॉस्ट होती क्या है ये समझते हैं। बड़े एक्टर्स सेट पर कभी अकेले नहीं आते। उनका हेयर स्टाइलिस्ट, उनका मेकअप मैन, उनका पर्सनल सेक्रेटरी, उनका मैनेजर, ऐसी पूरी की पूरी फौज उनके साथ मौजूद होती है। इन सब का खर्चा प्रोड्यूसर को, फिल्म के प्रोड्यूसर को उठाना पड़ता है। कुछ हेयर स्टाइलिस्ट तो इतने महंगे होते हैं कि उनकी फीस अगर हम कैलकुलेट करें तो एक स्पॉट बॉय पूरे साल में जितना पैसा कमाता है ना, उतने पैसे ये हेयर स्टाइलिस्ट कुछ घंटों के चार्ज करते हैं। एक्टर की तरफ से जितनी बार हेयर स्टाइलिंग की जाएगी सेट पे, जितनी बार कपड़े बदले जाएंगे, जितनी बार मेकअप चेंज किया जाएगा, हर बार ये कॉस्ट बढ़ते जाएगा। कुछ एक्टर्स ने तो अपने पर्सनल कुक और पर्सनल फिटनेस ट्रेनर्स को भी सेट पे लाना शुरू कर दिया है, तो ये कॉस्ट भी प्रोड्यूसर को भरना पड़ता है। ऐसे में इन सब चीजों की कॉस्ट को भरते भरते प्रोड्यूसर का ऑनट्राज कॉस्ट जो है वो बढ़ने लगता है
और उतना ही नहीं तो इतना सब करने के बाद, इतने पैसे अलग अलग चीज़ों के भरने के बाद जब फिल्म तैयार हो जाती है तब उसके मार्केटिंग के लिए और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी अलग से पैसे प्रोड्यूसर को खर्च करने पड़ते हैं। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फिल्म मेकिंग हद से बाहर जा चुकी है और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कम होते जा रहा है, घटते जा रहा है। सबसे पहले तो प्रोड्यूसर्स को यह बात समझनी पड़ेगी कि एक्टर के नाम पे फिल्म चलने का जमाना चला गया है। फिल्म सिर्फ और सिर्फ उसके क्वालिटी से ही चल सकती है। फिल्म का कंटेंट, टॉपिक, उसका डायरेक्शन और रिक्वायर्ड स्पेशल इफेक्ट्स, इन सारी चीजों का सही मिक्सचर ही फिल्म को अच्छे से चला सकता है और प्रॉफिटेबल बना सकता है। दूसरी बात यह है कि प्रोड्यूसर को यह बात समझनी पड़ेगी कि चाहे फिल्म कितनी भी अच्छी बने, लेकिन अगर फिल्म बनाने की कॉस्ट कंट्रोल में नहीं है, चाहे फिल्म कितनी भी अच्छी बने, कितना भी अच्छा बिजनेस करे, लेकिन अगर कॉस्ट ज्यादा होगी तो प्रोड्यूसर के नसीब में लॉसेस ही आने वाले हैं। प्रोड्यूसर्स को यह बात एक्टर्स तक पहुंचानी होगी। एक्टर्स के पेमेंट्स को प्रोड्यूसर को फिल्म के परफॉर्मेंस के साथ जोड़ना होगा। अगर फिल्म पैसे कमाएगी तो एक्टर पैसे कमाएगा, अगर फिल्म पैसे नहीं कमा रही तो एक्टर को भी कोई पैसे नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा अरेंजमेंट किया जाए तो एक्टर्स भी ओवरऑल कॉस्ट के प्रति सजग रहेंगे और वो भी कोशिश करेंगे, एज अ पार्टनर वो भी कोशिश करेंगे कि फिल्म कम से कम कॉस्ट में बने और अच्छे से अच्छी बने। दूसरी और एक बात यह है कि मेकिंग द फिल्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट, ये चीज शायद अब बंद हो जाएगी। अगर सच में कंटेंट में दम है, स्टोरी में दम है, तभी कोई प्रोड्यूसर अपना पैसा लगाएगा और फिल्म बनाएगा, वरना नहीं। और आखिरी बात, थिएटर ओनर्स को भी थिएटर के टिकट की कॉस्ट के ऊपर और फूड प्राइजेस के ऊपर कंट्रोल लाना होगा। उनको ये प्राइजेस अफोर्डेबल बनानी होगी ताकि लोगों को, व्यूअर्स को इसका बर्डन फील ना हो। फिल्म मेकिंग प्रोसेस से जुड़े सभी स्टेक होल्डर जब एक साथ आके इस प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन निकालने के लिए एक्टिवली एफर्ट्स लेंगे, तभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लॉसेस के चक्कर से बाहर निकाला जा सकता है। नहीं तो कुछ ही सालों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ गिने चुने बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को छोड़कर बाकी कोई प्रोडक्शन हाउस दिखाई नहीं देगा। आपको इस वीडियो के बारे में आपके क्या ख्याल है? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपके क्या ख्याल है? हमें जरूर कमेंट्स के अंदर लिख के भेजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।